नमस्कार दोस्तों, 1 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज चूंकि संडे है तो डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आएगा। आज द हिंदू एडिटोरियल आता ही नहीं, इसलिए मैं अलग से डिस्कस करता भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ इंडिविजुअल न्यूज़ेस मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा एनसीईआरटी की 1 या 2 वीडियोस आपके लिए बना दूं। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज, गवर्नमेंट इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर्स। रिसेंटली ही सीजीआई एनवी रमन्ना साहब ने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने एक इवेंट में जहां पे चीफ मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, मोदी जी भी प्रेजेंट थे, ये बोला कि जो भी कोर्ट आदेश देती है उसकी अवहेलना करती है राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, मतलब ओवरऑल कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते नहीं है। इसके चलते बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशंस पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और जो कोर्ट का समय है वो बर्बाद होता है। और इसके चलते जो जुडिशियल पेंडेंसी है, लिटिगेशंस है, इनकी पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। फिर राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ट्राइबल वुमेन के इनिशिएटिव के चलते जो नेटिव सीड से इनको अलाइव रखा गया है। पता होना चाहिए आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से एक ट्रेंड देखा गया है कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी नेटिव सीड्स है उसका इस्तेमाल कम हो गया, उनको हम ज्यादा नहीं सेव करके रख पा रहे हैं। तो भैया जो बांसवाड़ा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट की जो ट्राइबल वुमेन है, उनके एक इनिशिएटिव के चलते ट्रेडिशनल सीड्स को जिंदा रखा गया है। तो इस न्यूज को देखेंगे। फिर फ्लैग कोड में कुछ अमेंडमेंट किया गया जिसके चलते कुछ एक्टिविस्ट यहाँ पे नाराज हैं। 600 राइस मिल्स को इंस्टॉल किया जा रहा तेलंगाना में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए, और इसके चलते जो फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस है, जिसको पहले केंद्र की सरकार ने प्रोक्योर करने से मना कर दिया था, अब उसका प्रोक्योरमेंट यहाँ पे शुरू होगा। और चाइनीज स्मार्ट मेकर जाओमी ने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कुछ नियमों की पालन नहीं किया है ठीक तरीके से। इस न्यूज को यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में बता दूंगा, कुछ डिटेल्ड इकोनॉमिक टर्म्स में अलग से वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डीकॉय। डीकॉय मतलब कि एक ऐसे इंसान का प्रयोग करना कुछ इस तरीके से कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने फेवर में घुमा दो, अपने डायरेक्शन में घुमा दो, और फिर ओवरऑल उस सिचुएशन को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक होटल में एक सेक्स रैकेट चल रहा था और पुलिस ने एक डीकॉय कस्टमर को भेजा, और जब ओवरऑल उस कस्टमर ने हर चीज आइडेंटिफाई कर ली, पुलिस को सिग्नल दे दिया, पुलिस अंदर आ गई, होटल मैनेजर को अरेस्ट कर लिया, किंगपिन को अरेस्ट कर लिया, ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया, 7 सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया। तो एक डीकॉय, डीकॉय मतलब कि कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनाना कि आप सामने वाली पार्टी को हिला दो, फंसा दो, और उसके बेसिस पे मतलब इवेंट्स को अपने फेवर में करो और रेड मार के चीजें पकड़ लो या फिर उल्लू बना दो। ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे को ट्रिक करना। ओके, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने फेवर में लेके जाना, इसको आप बोलते हो डीकॉय। हैप्पी लेबर डे भाई। 1 मई है आज, इंटरनेशनल लेबर डे है आज। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको मे डे भी बोलते हैं। 80 से ज्यादा कंट्रीज में मनाया जाता है 1 मई को। पर्पस क्या है इस दिन का? टू कोमोमोरेट द एफर्ट्स एंड विक्ट्रीज ऑफ वर्कर क्लास एंड लेबर मूवमेंट। तो बेसिकली जो भी हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स रही हैं वर्कर्स की, जो सब्सिक्वेंट गेन्स रहे हैं, वर्कर्स को जो भी सोशल जस्टिस और बेसिक राइट्स मिले हैं दुनिया भर के वर्क प्लेसेस में, इसके लिए इस पर्टिकुलर दिन को, 1 मई को, इंटरनेशनल वर्कर्स डे को याद किया जाता है। इस पर्टिकुलर दिन ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के वर्कर्स को एम्पावर किया है, उनको उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। ये जो 1 मई नाम का दिन है ना, इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे बनाया गया था 1889 में, सेकेंड इंटरनेशनल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन था। और 1889 में जब इंटरनेशनल वर्कर्स डे बनाया गया 1 मई को, उससे पहले एक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से वर्कर डे मनाया गया था, वो था हे मार्केट राइट इन शिकागो। हे मार्केट राइट इन शिकागो 1886 में हुए थे। इस पर्टिकुलर राइट्स के समय पे एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ था पुलिस के बीच में और लेबर प्रोटेस्टर्स के बीच में। ये लोग अपने लिए राइट्स मांग रहे थे और पुलिस ने ऑब्वियस सी बात इनको दबाने की कोशिश की, पंगा हो गया। मेन राइट्स हुए थे 4 मई को, लेकिन शुरुआत हुई थी प्रोटेस्ट की 1 मई को। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो 1 मई वाला दिन है, इसको इंपॉर्टेंट माना गया और इसको बनाया गया इंटरनेशनल वर्कर्स डे। फिर इसी दिन 1 मई को 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुई एम्स्टरडेम नीदरलैंड में, और यहां पे एक लीगल डिमांड रखी गई। हालांकि लीगल डिमांड हे मार्केट राइट्स में भी रखी गई थी, उसके बाद भी रखी गई, और कहीं ना कहीं इसको मनवाया भी गया दुनिया में बहुत सी जगहों पे कि लेबर क्लास के लिए जो वर्क आवर होना चाहिए ना एक दिन का, वो होना चाहिए 8 घंटे। उस समय पे 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, ह्यूमन राइट्स का कोई हिसाब ही नहीं है, कितने भी देर काम करवा रहे हैं। तो प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट मतलब कि वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास के लिए बोला गया कि नहीं भाई, आपका जो वर्किंग डे होगा वो 8 घंटे का होगा। ठीक है ना। और 1 मई को छुट्टी रखवा दी गई वर्कर्स के लिए कि नहीं भाई, 1 मई वाले दिन तो वर्कर्स डे है तो छुट्टी। इस टाइप की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। वैसे तो देखा जाए तो ट्रेडिशनली पूरे यूरोप में 1 मई को एक रूरल पगान फेस्टिवल के साथ एसोसिएट किया जाता था, जो कि बताता था कि हाँ भाई स्प्रिंग आ गई। लेकिन अब ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स
इस 1 मई को लेबर मूवमेंट के साथ जोड़ा गया। अब पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में भी मे डे की जो इम्प्लीकेशन है वो काफी अलग अलग है। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में लेबर कम्युनिटी को यह जरूरत है कि वो सरकारी जो सरकारें हैं, जो दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालें कि कोहरेंट पॉलिसी चॉइसेस बनाए जाएं जो कि वर्कर्स के फेवर में जाती हूं। डिसेंट वर्किंग कंडीशंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, जॉब्स को जनरेट के ऊपर करने के लिए ध्यान दिया जाए, सोशल राइट्स, वर्कर राइट्स, सोशल प्रोटेक्शन, अलग अलग रीजन के अलग अलग कंटेक्चुअल कंटेक्स्ट में जहां जहां पे जो जो भी जरूरत है, उस जरूरत को हाईलाइट किया जाए। 1 मई के दिन पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन और मतलब कैसे प्रोटेस्ट टाइप का किया जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट, और दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को बोला जाए कि भाई आप हमारे फेवर में काम करो। बहुत सारी कंट्रीज में लेबर डे या मे डे को एक नेशनल हॉलिडे बोलते हैं। जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन रिसोर्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। हालांकि आज आपका 1 मई है और आज संडे है, तो जहां जहां पे भी छुट्टी होती होगी उनकी छुट्टी संडे में बर्बाद हो गई होगी। तो जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन रिसोर्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर से जीआई। देखिए, बात यहां पे ये है कि रिसेंटली ही एक भाषण दे रहे थे आपके सीजीआई एनवी रमन्ना साहब, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दिए जाते हैं उनके प्रति गवर्नमेंट डेफियांस दिखाती है। उसके बाद सरकार बहुत सारे आप कह लो फील्ड्स में कोई नियम कानून बनाती ही नहीं है। तो जब वहां पे नियम कानून नहीं बनते, तो जब सरकारें नियम कानून नहीं बनाती, प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं लेती, तो लोग मजबूर होकर कोर्ट के पास आते हैं। कोर्ट उस समय पे उन लोगों को ना नहीं बोल सकती। फिर लेजिस्लेचर कभी कभी ऐसे नियम कानून बनाती जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होते, एम्बिगस होते हैं, उनके प्रावधानों को डेसिफर करना पड़ता है, इन्फर करना पड़ता है। तो वहां पे इस एम्बिग्युटी के केस में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लैक ऑफ फोरसाइट, पब्लिक कंसल्टेशन, इन सब चीजों के चलते जुडिशरी में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कॉमन मैन के लिए जो प्रॉब्लम्स है, जो जस्टिस मिलने वाला हिसाब है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। ये बोला एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस एंड चीफ मिनिस्टर्स में, जिसको नरेंद्र मोदी साहब भी अटेंड कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बोला कि भाई एक नई प्रॉब्लम आ गई जुडिशरी के सामने, कंटेम्प्ट पिटीशन। मतलब कि अगर जजेस ने कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो एक कंटेम्प्ट पोजीशन पहुंच जाती है फिर से कोर्ट के अंदर। तो ये कंटेम्प्ट पोजीशन जुडिशरी का वर्कलोड बढ़ा रही है, जबकि कुल मिला के सरकारों को जुडिशरी द्वारा बोली गई बातों को मानना चाहिए था। डिलिबरेट इनएक्शन हो रहा है यहाँ पे सरकारों के द्वारा। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद भी जुडिशरी के ऑर्डर्स को सरकारें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करती। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पे सरकारें पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से नियम कानून नहीं बनाती। अब चूंकि वो नियम कानून नहीं बना रही हैं, तो ये लोग दुखी होके आते हैं कोर्टों के पास, और फिर कोर्टों को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। फिर यही बात आ जाती है कि भाई जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रही है, जुडिशरी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। तो सीजीआई ने बोला कि भाई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की, आप कह लो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इन तीनों ब्रांचेस की अपनी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। किसी को भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। जजेस को भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, कोर्ट को भी नहीं करनी है। लेकिन जब इश्यूज उनके पास आ जाते हैं तो फिर वो ना भी नहीं बोल सकते। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे उठा रहे हैं सीजीआई एनवी रमन्ना साहब। ठीक है ना कहीं सरकारों की कमी ओवरऑल निकाल रहे हैं। फिर ये एनवी रमन्ना साहब ने ये भी बोला कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिद्धांत आया था ना, ये इसलिए आया था कि भाई पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो आप सीधे लिटिगेशन कोर्ट में ले आओ, भले थर्ड पार्टी लेके आए, हम उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। लेकिन आजकल इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट का गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल किया जा रहा है, कॉर्पोरेट राइवलरी को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। फिर एनवी रमन्ना साहब ने क्या बोला कि भाई जो सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत धीमे बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 और अभी के बीच में अगर डाटा देखा जाए, तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे वैकेंसी है, मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ है 20,811 ऑफिसर्स की। ये नंबर है 2016 का। और अभी के लिए 2022 में सैंक्शन स्ट्रेंथ है 24,112। लगभग 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है 20,811 से 24,112 में। लेकिन अगर आप पेंडिंग केसेस की नंबर्स देखें, तो पेंडिंग केसेस 2016 में थे 2,65,00,000 और आज 2022 में है 4,11,00,000। मतलब 2.65 करोड़ से 4.11 करोड़ हो चुके हैं पेंडिंग केसेस। मतलब 54.64% का इंक्रीमेंट यहां पे देखने को मिला है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है भाई कि देखिए, प्रैक्टिकल नहीं है कम जुडिशियल ऑफिसर्स में एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशरी को ठीक तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चला पाना। हमको जुडिशियल स्ट्रेंथ बढ़ानी ही पड़ेगी, और अगर हम जुडिशियल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, कम जजेस में चलाने की कोशिश करेंगे, काम जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे,
तो चीजें आगे आने वाले समय में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हमारी जुडिशरी के लिए। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई हाई कोर्ट में जुडिशियल वैकेंसीज हैं 388। एक्चुअली में 388 जुडिशियल वैकेंसीज थी 1104 में। सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने 2021 में 180 रिकमेंडेशन किए वैकेंसी को भरने की। सरकार ने 126 अपॉइंटमेंट किए। लगभग 55 अपॉइंटमेंट्स अभी भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना, जिनको सेंटर का अप्रूवल बाकी है। फिर हाई कोर्ट ने, आप कह लीजिए कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में 100 नाम रिकमेंड किए थे। लेकिन ये जो 100 नाम है, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को फॉरवर्ड करना बाकी है। मतलब अलग अलग हाई कोर्ट ने अपने नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए 100 नाम रिकमेंड किए थे, लेकिन वो नाम भी अभी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सामने नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे डिले हो रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, और इसके चलते ओवरऑल जो जुडिशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कमजोर पड़ रहा है। 10 लाख की आबादी पे केवल 20 जजेस हैं। इससे इंक्लूसिविटी नहीं आ पा रही है, जुडिशरी और लोगों के बीच में जो सामंजस्य तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है। जुडिशियल केसेस की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि कम होनी चाहिए। तो ये एक डेंजरस इंडिकेटर बन के सामने आ रहा है। जीएस पेपर टू जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इस न्यूज को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, यहाँ बेसिक बता देता हूँ। 5,551 करोड़ जो Xiaomi इंडिया के अकाउंट में पड़े हुए थे, इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीज कर लिया है। किसके प्रोविजंस के अंदर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात की जाए तो इसको इनैक्ट किया गया था 29 दिसंबर 1999 में। इससे पहले था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये 1973 में आया था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद फेरा वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टैकल फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो है उसको। इसके लिए फेमा बनाया गया। ये जो फेमा था वो डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया, और इसी फेमा के आधार पर बना आगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 1 जुलाई 2005 को सेट में आया। तो फेमा है क्या? इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि देश के अंदर फॉरेन का पैसा और देश के अंदर का पैसा फॉरेन में किस प्रकार से जाएगा, इसके लिए कुछ सेट ऑफ नियम कानून बना रखे हैं सरकार ने। और उन नियम कानूनों के हिसाब से ही आप देखो कि आरबीआई इस पूरे के पूरे फॉरेक्स के फ्लो को रेगुलेट करता है। चाहे देश के बाहर से पैसा देश के अंदर आ रहा हो, चाहे देश के अंदर से पैसा देश के बाहर जा रहा हो। और अगर अगर आपने फेमा को वॉयलेट किया है तो इसको सिविल ऑफेंसेस की कैटेगरी में माना जाएगा। अब Xiaomi ने यहां पे क्या किया? Xiaomi ने अपने 2014 में ऑपरेशन शुरू किए, और Xiaomi ने 3 कंपनीज को लगभग रॉयल्टी भेजी देश के बाहर। लगभग 5,551 करोड़ की रॉयल्टी भेजी देश के बाहर। ऐसा क्या है ना, देखिए, Xiaomi एक ट्रेडर है। चाइना में जो रेडीमेड मोबाइल फोन है वो इंडिया के अंदर आते हैं और इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं। कुछ फोन्स इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चाइना से ही आ रहे हैं। अब उस कंटेक्स्ट में होता यह है कि Xiaomi को जो भी मार्केट का सेल हुआ है इंडिया के अंदर, उससे जो भी कंपनी की कमाई हुई है उसके ऊपर टैक्स देना है। लेकिन यहां पे Xiaomi क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से खर्चे को इन्फ्लेट करके बहुत सारा पैसा देश के बाहर भेज रही है। यहाँ पे 3 कंपनीज को देश के बाहर पैसा भेजा गया है। एक चाइना में बेस्ड है, 2 यूएसए में बेस्ड है। जो 2 यूएसए की बेस्ड कंपनी है, वो भी बताया जाता है कि Xiaomi की जो पेरेंट कंपनी चाइना के अंदर, उनके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे फर्जी प्रकार के खर्चे दिखा के, रॉयल्टी दिखा के 5,500 करोड़ रुपया देश के बाहर भेज दिया गया। अगर ये पैसा फर्जी तरीके से बाहर ना भेजा जाता तो इस 5,500 करोड़ रुपए पे इंडिया के अंदर टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता, जिससे भारत सरकार की कमाई होती, गरीबों के लिए वो पैसा ग्राउंड लेवल पे लगाया जाता। तो ये जो फर्जी तरीके से यहाँ पे पैसा बाहर भेजने वाली बात है, फॉल्स प्रिटेक्स्ट के बेसिस पे, इसलिए ईडी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है। यहाँ पे जो Xiaomi के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी यहाँ पे ओवरऑल स्कैनर के अंदर आ गए हैं। इनके एसेट्स को अभी कुछ समय के लिए सीज किया गया है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को हम लोग डिटेल करेंगे अलग से। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन, कैपिटल मार्केट और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, ट्रेडिशनल विजडम कीप्स इंडिजिनस सीड एलाइट्स। देखिए, राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो साउदर्न राजस्थान में है, क्रॉप डाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए इंडिजीनियस सीड वेराइटीज को प्रिजर्व करके रखना, इसके लिए ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल किया गया। तो इस बेल्ट की जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, खासकर जो ट्राइबल वुमेन फार्मर्स है, उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है सक्षम समूह। इसने प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स का एक बड़ा ही यूनिक तरीका निकाला है, और इससे ये लेके आई है बीज स्वराज या सीड सोवेरेनिटी। मतलब कि अगर हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड नहीं भी है, तो भी हमें सीड अपने हिसाब से हम बचा लेंगे, हमें तुम्हारी बाहर की सीडों की जरूरत नहीं है। और इसके लिए देखो तो अलग अलग क्रॉप्स और अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स की सीड को भी ये प्रिजर्व कर रही है। अब क्या है ना, जो इंडिजीनियस सीड वैरायटीज होती हैं उनकी अपनी ही बात होती है। क्यों अपनी बात होती है? क्योंकि वो लोकल फार्मिंग कंडीशंस में अच्छे तरीके से जेल हो जाती, कंपैटिबल हो जाती, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल है, इन्वायरमेंटली मोर सस्टेनेबल है,
क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड में इनको इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, तो उनको पेस्टों से बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये जो इंडिजीनियस सीड वैरायटीज वैरायटीज होती हैं, इनके ऊपर पेस्ट अटैक कम होता है, इनको फर्टिलाइजर्स की भी कम जरूरत पड़ती है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ जाते हैं अगर हम इंडिजीनियस सीड वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं। और यही कहा है सक्षम समूह ने सांगेला विलेज बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे गोनियों में, सैक्स में सीड को भर के उनको सील कर दिया और अगले क्रॉप सीजन के लिए उनको प्रिजर्व करके रख लिया। तो अगले क्रॉप सीजन के समय पर अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड नहीं भी आई तो अपनी कल्टीवेटेड सीड से काम चला लिया। फिर सब्जियों को क्या किया, राइपन होने दिया। उसके बाद कुछ सब्जियों को बिल्कुल सुखा लिया और उनके अंदर से उनके सीड्स को अलग हटा के स्टोर में सेव कर लिया, और फिर अगले सीजन में उन्हीं सीड्स को निकाल के फिर सब्जियां उगाई जाएंगी। तो इस प्रकार से सब्जियों की, कॉर्न की, बहुत अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, उनके सीड्स को ट्रेडिशनल तरीके से सेफगार्ड कर रही है साउदर्न साउदर्न राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के संगेला विलेज की औरतें। और ओवरऑल जब पैंडेमिक के बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं मिल पा रही थी, ओवरऑल सप्लाई लाइंस टूट गई थी सीड की, उस समय पे इन लेडीज के पास अपनी खुद की इंडिजीनियस सीड वैरायटीज थी। तो इससे ओवरऑल सब लोगों का ध्यान गया कि नहीं भाई, हमें जेनेटिक बेस ऑफ ट्रेडिशनल सीड वैरायटीज को भी मेंटेन करके रखना है। इससे एक और फिलॉसफी निकली जिसको बोला गया बीज स्वराज फिलॉसफी। बीज स्वराज मतलब कि हम बीज के मैटर्स में, सीड के मैटर्स में सोवरेन है, हम किसी और तरीके की सीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अच्छा हुआ, इंडिजिनियस रिसोर्सेज का, ट्राइबल पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है उसको भी हम मेंटेन कर पाए। पैंडेमिक के समय पे हम दूसरे हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। और यहाँ पे पैडी, मेज, पल्सेस, मूंग, व्हीट, इन सब की सीड्स को यहाँ पे इसी प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखा गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करता है ये पर्टिकुलर आइडिया। जीएस पेपर 3 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई, राइस फोर्टिफिकेशन का काम बहुत तेजी, जोरों शोरों से शुरू हो चुका है तेलंगाना के अंदर। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज में कुछ एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप पार बॉइल्ड नाम से, पार बॉइल्ड राइस, PARBOILED राइस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए। यहाँ पे आपको दो वीडियोस मिलेंगी। एक तो 13 अप्रैल या 16 अप्रैल की मैंने जो करंट अफेयर्स बनाई थी उसमें, प्लस विनीत सर ने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में बताया गया कि रिसेंटली केंद्र की सरकार ने तेलंगाना की सरकार का, तेलंगाना के फार्मर्स का पार बॉइल्ड राइस खरीदने से मना कर दिया था। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में राइस फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। तीन चार तरीके होते हैं राइस फोर्टिफिकेशन के। राइस को एक न्यूट्रिएंट के पाउडर में मिला दो एक प्रपोर्शन में, वो न्यूट्रिएंट का पाउडर राइस से चिपक जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। फिर क्या है कि राइस को बिल्कुल पीस लो, जैसे कि होता है ना कि गेहूं को आपने आटे में बदल दिया, उसी प्रकार से राइस का आटा बना लो। और उसके अंदर फिर आप क्या करो कि न्यूट्रिएंट का पाउडर मिला दो, और फिर उस पूरे मिक्स्ड पाउडर को राइस के कर्नल्स के फॉर्म में ले आओ। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके आधारों पर राइस का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इसी फोर्टिफिकेशन के लिए तेलंगाना के अंदर जो 900 राइस मिल्स हैं, उसमें से 600 राइस मिल्स ने ब्लेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल कर ली है, ताकि वो राइस का, पैडी का फोर्टिफिकेशन कर पाए। क्योंकि ये जो फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस है, इसको केंद्र की सरकार प्रोक्योर करेगा। तो ये जो इश्यू उठा था तेलंगाना के अंदर कि तेलंगाना का पार बॉइल्ड राइस केंद्र की सरकार नहीं खरीदेगी, केंद्र की सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर तुम्हारा पार बॉइल्ड राइस फोर्टिफाइड है तो हम खरीद लेंगे। तो ओवरऑल एफसीआई ने बोला तेलंगाना सरकार को कि 40.20 लाख टन रॉ राइस खरीदेंगे, 2.7 लाख टन फोर्टिफाइड पार बॉइल्ड राइस खरीदेंगे, और पार बॉइल्ड राइस ज्यादा दाम पे खरीदेंगे। तो अब यहाँ पे जितनी भी राइस मिल्स है तेलंगाना के अंदर, वो फोर्टिफिकेशन के मैकेनिज्म को, मशीनों को लगा रही हैं, ताकि वो भी राइस का फोर्टिफिकेशन कर पाए। और फोर्टिफिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्टिफिकेशन से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है राइस का वो बढ़ता है, ठीक है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जुड़ते हैं रेगुलर राइस में, और इससे होगा क्या कि भाई राइस के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, B12, इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। नो डाउट ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस के बाद इम्यूनिटी पे बहुत स्पेसिफिक फोकस दिया गया। और इम्यूनिटी कैसे आएगी, आप अच्छा खाना खाएंगे तो अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फोर्टिफाइड राइस आता है तो नो डाउट वो इम्यूनिटी के फेवर में है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में इस राइस को बांटा जाएगा, स्कूल चिल्ड्रन के लिए मिड डे मील्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस पर्टिकुलर राइस को इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। जीएस पेपर 3 फूड सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर है अमेंडमेंट टू फ्लैग कोड हैज खादी एक्टिविस्ट अपसेट। देखो, आप देखो, रेड फोर्ट के ऊपर जब भी तिरंगा लहराया है, वो तिरंगा हमेशा खादी का हुआ है। लेकिन इस बार जो तिरंगा लहराया है उसके ऊपर नॉर्थ कर्नाटका के जो लोग हैं वो
नाराज हुए हैं। पहले नॉर्थ कर्नाटका के जो लोग थे वो प्राउड होते थे, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका में एक बड़ी जबरदस्त खादी इंडस्ट्री है जो फ्लैग बनाती है। ठीक है, नॉर्थ कर्नाटका के हुबली में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बीआईएस अप्रूव्ड फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे खादी का हमारा झंडा बनता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने रिसेंटली ही नेशनल फ्लैग कोड को बदल दिया और बोला कि सिर्फ खादी से ही नहीं, जो पॉलिस्टर क्लोथ है जो इंडिया में अंदर बना हुआ है या फिर जो बाहर से भी आया हुआ है, देश के बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया है, उस कपड़े पे भी आप झंडा बना सकते हो। अब इस बात को लेके ये जो बीआईएस अप्रूव्ड फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लोग हैं, नॉर्दर्न कर्नाटका के लोग हैं, वो नाराज हो गए। वो बोल रहे हैं सैक्रिलेज है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात करो, तो इसका रूल 1.2 ऑफ पार्ट 1 क्या बोलता था कि फ्लैग के लिए आप खादी या हैंड स्पन क्लॉथ ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन चूंकि जब से यहां पे सरकार ने अमेंडमेंट करके पॉलिएस्टर और इंपोर्टेड क्लोथ्स को भी इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, चीजें हो गई। ये जो अमेंडमेंट में अब क्या शब्द बोले गए हैं, द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वोवन और मशीन मेड कॉटन पॉलिएस्टर वूल सिल्क खादी बंटिंग। मतलब हर प्रकार के अब पॉलिएस्टर वूल सिल्क खादी से भी आप यहाँ पे झंडा बना सकते हो। तो सिर्फ खादी से जो झंडे बनने वाला काम था वो अब बंद हो चुका है। इस बात पे लेके जो कुछ गांधी विचारधारा के लोग हैं वो नाराज हो गए हैं। एक गांधीयन और खादी एक्टिविस्ट हैं दिलीप कामत, इनके फादर श्री रंगधर कामत फ्रीडम फाइटर थे, जेल में भी गए थे। इनका ये बोलना है भाई कि जो खादी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड लोग थे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे थे, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनका तो आपने बिल्कुल ही जीवन यापन पे बात ले आई। अरे फ्लैग एक ऐसी चीज थी जो खादी से बनती थी, खद्दर क्लॉथ से, इससे इन लोगों को रोजगार मिलता था। अब आपने पॉलिएस्टर से बनाने की बात कर दी है, तो पॉलिएस्टर से सस्ते फ्लैग मार्केट में पहुंचेंगे, ये खादी वाले फ्लैग कोई खरीदेगा ही नहीं, इन लोगों के ऊपर बात आ जाएगी। प्लस ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल के प्रिंसिपल्स, गांधी जी का ये जो खादी में भरोसा था, इस विचारधारा को भी प्रोट्रे करता था हमारा खादी से बना हुआ फ्लैग। अब वो पॉलिएस्टर से बनने लगेगा या इंपोर्टेड कपड़े से बनने लगेगा, तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के प्रिंसिपल है उनके ऊपर भी बात आएगी। लेकिन मेन बात यहाँ पे लाइवलीहुड की है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो भाई खादी एक ऐसा ही नोबल आइडिया था जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था। तो फ्लैग कोड के अंदर लिखा था कि झंडा बनेगा तो खादी से बनेगा। तो कहीं ना कहीं अब झंडा बाकी पॉलिस्टर और इंपोर्टेड क्लॉथ से बनेगा, तो ओवरऑल ये खादी की इंपॉर्टेंस को आप कम कर रहे हो, मतलब अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट कर रहे हो। प्लस आप देखो तो फ्लैग कोड में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर 150 थ्रेड्स होने चाहिए, एक स्टिच में 4 थ्रेड्स होने चाहिए, एक स्क्वायर फीट एग्जैक्टली 205 ग्राम का होना चाहिए। तो जो लोग भी खादी से फ्लैग को सीते थे ना, वो इन इंटीग्रेट डिटेल्स का ध्यान रखते थे। तब पॉलिएस्टर से जब बनेगा फ्लैग, उसमें इन डिटेल्स का ध्यान रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, पता नहीं। तो फ्लैग कोड के इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट नॉर्थ कर्नाटका के लोग नाराज हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्लैग कोड कभी अमेंड ही नहीं हुआ है। 1947 का जो फ्लैग कोड है, इसको 2002 में अमेंड किया गया था, और उस अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि हमारे झंडे को कहां कहां लहराया जा सकता है। तो कहां कहां लहराया जा सकता है ये अमेंड किया गया था 2002 में। लेकिन किससे बनेगा ये अमेंड नहीं किया गया था। किससे बनेगा ये अब अमेंडमेंट किया गया, पॉलिस्टर से ही बन सकता है, इंपोर्टेड क्लोथ से ही बन सकता है। और इस बात को लेके नॉर्थ कर्नाटका के लोग नाराज है। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव हो गया है वीडियोस के नीचे, अगर आप चाहें तो वो भी क्लिक करके हेल्प कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए।